गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपकी मेज़बान आकाशा यासीन। आज जो हमारा शो, भाई मैं तो इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गई। हमारे साथ हैं शिराज अहमद शिराजी। आकाशा, आज तब्दीली भी आई है ना। किसी शायर ने कहा था कि बहुत तब्दीलियाँ लाया हूँ अपने आप में, लेकिन तुम्हारी याद में रोने की आदत अब भी बाकी है। तो तब्दीली भी आ जाएगी ना। कभी कभी दुखी आत्मा लगते हैं, कुछ है ऐसा? बस कुछ बात थी उनकी बातों में, जो बात यहाँ तक आ पहुंची। हम दिल से गए, दिल उस पे गया और बात कहाँ तक जा पहुंची। ये याद किया हुआ, ये एक ही याद किया हुआ है। लिटरली आप पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। कभी मुझे तो आकाशा हजारों जो शेर है ना वो याद है। सैकड़ों शुरा के दीवान याद रखे हुए हैं। आप एक शेर पढ़े, मैं पूरा गज़ल सुनाऊंगा इंशाल्लाह। कहते ना, आप सिर्फ सनम का नाम ले, हम सनम को घर छोड़ के आएंगे। वो वाली हाँ, बिल्कुल यही बात है। शिराज, आज ये जो एक हमारी सुबह का आगाज़ हुआ है, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। स्टूडियोज में मौजूद जो शिराज अहमद शिराजी, इनको भी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, फिट होंगे और आपको नजर भी आ रहे हैं। शिराज, ब्रेकफास्ट क्या किया था? जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है ना, वो एज यूजुअल मतलब अंडा, ठीक है, हाफ फ्राई, उसके साथ जो है पराठा और हल्की सी मलाई, क्योंकि मैं ज्यादा ब्रेकफास्ट नहीं करता। नहीं, तो इट्स मीन कि आप बादशाहों वाला नाश्ता नहीं करते? नहीं, मैं हल्की सी जो है करके फिर निकलता हूँ। जाहिर बात है, ऑफिस भी पहुंचना होता है और इंसान सुबह जल्दी में भी होता है। ये है बादशाहों वाला ब्रेकफास्ट हम लोग कर लें, बस मसला ये है कि ऑफिस पहुंचना होता है। ऑफिस पहुंचना होता है, बिल्कुल यही बात है ना। तो और शिराज, ऑफिस तो पहुंचना होता है, लेकिन ऑफिस आप लेकर भी आ सकते हो। जैसे बचपन में होता था, भाई हम लंच बॉक्स लेकर ऑफिस जाते थे, ऑफिस नहीं जाते थे, स्कूल जाते थे। हाँ, टिफिन में रख के ना तो हम स्कूल जाया करते थे। लेकिन अब भी जो है मुश्किल है कि इस तरह हो जाए ना, क्योंकि जाहिर बात है अकड़ लगता है कि आप टिफिन साथ लेके और ऑफिस जाने जो है बड़े। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगी कि जब आप ये कहते हो ना कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर लोगों की आदत है, भाई लोग तो कहते ही रहते हैं। ये सोचें कि जब लोग कुछ नहीं कहेंगे तो वो क्या कहेंगे। एग्जैक्टली यही बात है ना कि हम ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। यही बात है, लोग कुछ नहीं कहेंगे तो वो क्या कहेंगे, भाई वो तो मर ही जाएंगे कि हमने आज कुछ नहीं कहा, हमने आज किसी के बारे में बात नहीं की, आज हमने ग़ीबत नहीं की। शिराज, हम तो भूल गए भाई, स्टूडियोज में हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। एग्जैक्टली, लेकिन उसको जो है थोड़ी देर बाद इंट्रोड्यूस करेंगे, सस्पेंस में रखेंगे कि हमारे साथ कौन है, गेस्ट को इतनी जल्दी आपके सामने नहीं लाया जाएगा, भाई थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए। शिराज, इसके अलावा कौन है हमारे साथ जिसपे आज हम कराची की जानिब जाएंगे? कल सिंध असेंबली में हंगामा आराई देखने को मिल रहा था, और जो सिंध असेंबली के अरकान हैं उनकी जानिब से जो है कल गैर मुनासिब रवैया जो है वो अपनाया गया। चारपाई भी लेके वो आए थे सिंध असेंबली। तो हमारे साथ रियाज आरिफ साहब जो है मौजूद है, ब्यूरो हेड कराची के। उनसे इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सर, हैव अ गुड डे। ठीक है भाई की आवाज़। अच्छा सर, बताइएगा कल जो ये सिंध असेंबली में हंगामा आराई जो है वो देखने को मिली है, क्या कहना है आपका, किस हवाले से ये हुई है और क्या तफसीलात है आपके पास? जी शहनाज भाई, सबसे पहले तो JNN इंतजामिया का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे लाइव लिया। आपका, आकाशा का थैंक यू। जैसे अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी एग्जैक्टली, आपको सुन सकते हैं, आप बात कीजिए। जैसे कि पूरे मुल्क में हो रहा है, कौमी असम्बली में, अपना बलूचिस्तान में, इसी तरह वो रिवायत जो थी वो सिंध में भी आ गई। तो छोटे मोटे वाक़या तो हो रहे थे। आज कल ऐसा वाक़या हुआ कि अरकान सिंध असम्बली चारपाई बाहर से उठा के ले आए असम्बली के अंदर। ये अनोखा वाक़या है, किसी असम्बली में मेरे ख्याल में पहले चारपाई नहीं आई होगी। तो रोका उन्होंने असम्बली के जो वो होते हैं, अपना परिंदे होते हैं, बाहर इंतजामिया होती है, लेकिन वो फिर भी ले आए। स्पीकर ने उनको वार्निंग दी, काफ़ी सारे अरकान ने पकड़ा, लेकिन वो बाद नहीं आए। और उन्होंने ये नारे लगा रहे थे कि ये सिंध असम्बली का जनाजा है और हम जनाजा पढ़ने आए हैं। तो उसके बाद में स्पीकर ने एक कमेटी बनाई है जिसमें मोहम्मद फारूक बरोड़ा साहब जो सिंध असम्बली के सेक्रेटरी हैं वो कर रहे हैं। उसके अलावा 8 मेंबरान को उन्होंने मौजूदा जो असम्बली का इजलास चल रहा है इसमें बैन कर दिया है कि ये असम्बली के दौरान नहीं आ सकते। तो ये सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 अरकान है जिनको सजा दी गई है और वो जो है आइंदा के इजलास में शरीक नहीं होंगे। तो ये कौन कौन से मेंबरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? ये सईद अहमद आफरीदी हैं, अदनान हैं, अरसलान ताज हैं, मोहम्मद अली अजीज़ हैं, अदील अहमद हैं,
शाहनवाज जदून हैं, बिलाल अहमद हैं और राजा अजहर हैं। अच्छा, सजाएं तो सुना दी जाती है लेकिन दोबारा उनको बाद में बुला लिया जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि इस दफा जो सजाएं सुनाई गई हैं क्या उसके बाद दोबारा से इनको बुला लिया जाएगा या कुछ नरमी बख्शी जाएगी? नहीं, वो एक्सक्यूज करेंगे या कुछ ऐसा कहेंगे तो बाद में इनकी बख्शिश हो सकती है। ये जो सेशन चल रहा है ना, इसमें बैन किया गया है। इसके बाद इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में जो इनको सजा होगी, इसमें जो असम्बली के लाज हैं उस रूल के नंबर 233 और 257 के साथ इनको अभी बैन किया गया। अच्छा, ये बताइएगा कि पहली बार जो है असम्बली के अंदर चारपाई लेके आए थे, वो जाहिर तौर पर जो है ये मुकद्दस ऐवान की तौहीन है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ये ऐवान की तौहीन है। पाकिस्तान की आवाम इनको इसलिए नहीं भेजते कि वो असम्बली में चारपाइयाँ ले जाएं। चारपाइयाँ तो सुकून के लिए होती हैं, असम्बली के इजलास के लिए तो नहीं होती। वहाँ जाके जनाजे पढ़ें। अरे भाई, आपने इलेक्शन लड़ा है, अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरें, आप लोगों के वोटों से मुंतखब होके आए हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए कोई काम करें, कोई पाकिस्तान के कवानीन को बेहतर बनाएं, तो हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी है उस पर बात करें, ना कि जनाजे लिए फिर है। अच्छा, तो क्या कहेंगे कि इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए और ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए। देखें, जैसे कौमी असम्बली में उस बजट को जिसमें कुरान और हदीस भी हैं फेंका जा रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं। इसी तरह बलोचिस्तान असम्बली में वज़ीर आला पर पथराव हो रहा है, जूते मारे जा रहे हैं, वही सिंध में भी हो रहा है। तो हमारे अराकीन को जो है ना, वो चाहिए कि वो कुछ होश के नाखून लें और जिन वोटों से वो मुंतखब होके आए हैं उनका ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज आरिफ, आपके वक्त का, कीमती वक्त का हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। आकाशा, आगे बढ़ेंगे और क्या स्टोरी है आपके पास? आज मेरे पास बहुत ज्यादा स्टोरीज हैं, मुझे समझ नहीं आ रही पहले कौन सी वाली स्टोरी जो है वो ब्रेक कर दूं। बस कोई भी हो जो इम्पोर्टेंट हो, भाई कर दें आकाशा। एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए तमाम ख्वाजा सराओं को अहल करार दे दिया गया है। एहसास फ्रेमवर्क के तहत BISPD बोर्ड के 50वें इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें कई अहम फैसले किए गए हैं। बोर्ड ने तमाम ख्वाजा सराओं को एहसास कफालत प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी दे दी और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है ख्वाजा सराओं को, जिनको हमेशा इग्नोर किया गया है, जिनको हमेशा बुरी निगाह से देखा जा रहा होता है, और ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब वो जो है एहसास कफालत प्रोग्राम से जो है मुस्तफीद हो सकेंगे, अपने डेली वर्क जो है वो करेंगे और उनको भी अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड की गई है कि वो भी बाकी मर्द और ख़वातीन के साथ जो है अपने तमाम तर जो काम है वो सर अंजाम दे। और हम देखते हैं आकाशा के ख्वाजा सरा जो है अब वो आगे आ रहे हैं, और जिस तरह न्यूज़ एंकर में भी ख्वाजा सरा आई है, पुलिस ऑफिसर भी अब तैनात हो गई है, तो खुशान बात है कि वो भी जो है उनको भी मौके फराहम किए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे भाई दूसरी स्टोरी की जानिब। NCOC ने मुल्क भर में आयत कोरोना पाबंदियों में नरमी का फैसला कर लिया है। ऐसे में जब कहा गया है कि भाई चौथी लहर जो है वो अनकरीब पाकिस्तान भी आ जाएगी, चौथी लहर का हमें सामना करना पड़ेगा, फिर ऐसे में जो ये NCOC है इनका मुल्क में जो पाबंदियां लगाई गई थी उसमें नरमी का फैसला करना ये कुछ समझ से बालातर है। लेकिन वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अहम इजलास मुल्क भर में आयत पाबंदियों में नरमी का फैसला कर लिया गया है। कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों के हवाले से फैसलों का इख्तियार सूबाई हुकूमत को दे दिया गया है। NCOC की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि वैक्सीनेशन लगवाने वाले अफराद के लिए सेमिनार्स में भी रात 1 बजे तक ये जो सिनेमा है खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में 50% लोगों के साथ इंडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये भी है ना कि चौथी लहर जो है वो करीब आ पहुंची है, और ऐसे में जो गैर सरगर्मे लाइक सिनेमा और इस तरह के जो मैं समझता हूँ कि इनको तो बंद भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ऐसा काम नहीं हो रहा कि जो ज़रूरी हो। तो मैं समझता हूँ कि वाकई ये जो है कुछ ज़्यादा नरमी जो है बढ़ती जा रही है कोरोना SOPs में और लॉकडाउन में, कुछ ज़्यादा नरमी। लेकिन आई थिंक सिंध हुकूमत इस पर मतलब वो नहीं नरमी बख्शेंगे क्या? एग्जैक्टली, जब भी वफाक की जानब से कोई खबर आती है तो सिंध वाले उस पर एक्शन लेते हैं, और सिंध की जानब से कोई खबर आती है तो वफाक वाले उन पर एक्शन लेते हैं, क्योंकि सिंध में जो हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और दोनों का आपस में टसल चल रहा है। उलमाए कराम वरासत में खातीन के हुकूक के बारे में आगाही के लिए किरदार अदा करें, ऐसा कहना था सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का।
इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पीर को मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के वक्त के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की क़यादत में मुलाकात के दौरान किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि उलमा कराम मसाजिद के ज़रिए लोगों में अहम समाजी मौज़ूआत पर इस्लाम की तालीमात वाज़ेह करें। इस्लाम ने सबसे पहले ख़ातीन को विरासत का हक़ दिया। उलमा कराम विरासत में ख़ातीन के हुकूक़ पर मसाजिद के ज़रिए लोगों में आगाही पैदा करें। इसी पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। कौन मौजूद? जी हमारे साथ मौजूद है जी मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे तो पहले सर गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। और आपसे पूछेंगे भाई, ये जैसे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि उलमा कराम विरासत में ख़ातीन के हुकूक़ के बारे में आगाही के लिए किरदार अदा करें, आपको क्या लगता है कि मुल्तान में जो मौजूद औरतें हैं, ख़ातीन हैं, उनको क्या पूरे हुकूक़ मिल रहे हैं? उनका शायद माइक जो है उनका मसला आ रहा है और आवाज हम आपको नहीं सुन पा रहे। उनकी आवाज हमारी समातों से टकरा नहीं रही थी आकाशा, और ये बहुत ही बांधी है उनकी समात, उनकी आवाज हमारी समातों से टकरा नहीं पा रही आकाशा। तो उलमा कराम का जो कल वफ्द हुए उनकी जानिब से मुलाकात हुई थी सदर मुमलिकत के साथ, तो उनमें जो है इंतहाई अहम बातें सामने आई। एक तो ये कि सदर मुमलिकत ने कहा कि ख़वातीन को जो है विरासत में हुकूक दिया जाए, उस पर भी जो है अवाम में आगाही और शऊर जो है फैलाई जाए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना SOPs पर जो है अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अवाम को जो है बाकायदा तौर पर जुम्मे के खुतबात में जो है आगाह कर दिया जाए, और दीन इस्लाम की तबलीग के लिए भी जो है अवाम को बाकायदा तौर पर ये कहा जाए कि वो जाए, और साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं उन पर भी कल मुलाकात में तफसीली गुफ्तगू हुई। आकाशा, जो हमारे गेस्ट है उनकी जानिब जाए। हाँ वही चले जाते हैं, हमने उनको भी तो बहुत वेट करवा दिया। वो कहेंगे कि इतना सस्पेंस रख दिया कि किसी को बताया नहीं मैं हूँ कौन। भाई वो कहते हैं ना, अभी तो हमने इंट्रोड्यूस नहीं करा, हमारे प्रोड्यूसर साहब को ज्यादा जल्दी थी, कोई सस्पेंस नहीं है। हमारे साथ है नासिर अजीम। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे, और थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे साथ हैं और हमारे स्टूडियोज में ये जो एक नई सुबह हमारी, इसका आगाज हमने आपके साथ किया है। बिल्कुल, सुबह का आगाज भी हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे साथ ही बैठकर जो है अपने तासुरात, जज्बात, एहसासात हमारे साथ शरीक कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। पर आपसे हम नहीं शिराज बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ब्रेकफास्ट आपने हमारे साथ नहीं किया। ये बात भी है। तो आपने, मैंने कल आपको जब नहीं, अभी आप ये कहेंगे, ये तो आपको कल कहना चाहिए था कि हम आपके साथ ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं। चले इंशाल्लाह फिर आपके साथ हम ब्रेकफास्ट जरूर करेंगे। ये बताइएगा कि ब्रेकफास्ट किया क्या आपने? बस बुकला का ब्रेकफास्ट क्या होता है, जल्दी जल्दी सुबह कोर्स पे पहुंचना होता है, और हमारी भी जस्ट लाइक फौजियों की तरह ट्रेनिंग होती है कि 7:45 बजे के बाहर खड़े होना, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स हमारा वेट कर रहे होते हैं। तो इस वक्त भी मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपना केस को निपटा कर और रश करता हुआ आपकी तरफ जैन न्यूज़ चैनल पहुंचा। तो बस एक चाय की प्याली होती है मेरे। अच्छा सर बताइएगा, आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर जो है बहुत मुश्किल वर्क है, बहुत मुश्किल फील्ड है वकालत, तो लाइफ कैसी गुजर रही है आपकी? शाही साहब, लाइफ वकील की तो वाकई बहुत टफ होती है। आप जैसे कहें कि जो स्टार्ट के ईयर्स होते हैं, अप्रोक्सीमेट 3 इयर्स to 3 इयर्स जो स्टार्ट के होते हैं यंग लॉयर्स के, वो तो इंतहाई टफ होते हैं क्योंकि वो सीखने का मरला होता है। लेकिन 2 इयर्स तक उनकी, आप समझें कि हाई कोर्ट का लाइसेंस तो आ चुका होता है, लेकिन उस वक्त भी वो स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा होता है। और वकालत का आप इस तरह समझें कि 5-6 साल के बाद जाके फिर एक प्रॉपर एक टाइम स्टार्ट होता है, और वकील जो है वकील बनना शुरू हो जाता है, और काफ़ी हद तक वो मामलात को सीख चुका होता है। तो ये जो प्रोफेशन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है, और ख़ास तौर पे यंग लॉयर्स के। नहीं, अच्छा आपको कब लगा, कब आपको फील हुआ कि मुझे भी बड़ा होकर लॉयर बनना है? असल में मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे वालिद भी लॉयर हैं, मेरे यंगर ब्रदर भी मेरा लॉयर है, मेरे 2 चचा भी लॉयर हैं। तो हमारे घर पे मैं तकरीबन 6 नंबर पे हूँ लॉयर। जो अच्छा, घर पे नंबर्स ऑफ लॉयर्स की जो तादाद है अप्रोक्सीमेट 7 है। तो बचपन से ही एक आपके घर में एक एनवायरनमेंट था कि फाइल्स को देख रहे हैं, कोर्ट्स को,
उनके वालिद साहब ने वकालत से पहले जॉब भी की हुई है जुडिशरी में, तो कोर्ट्स में आना जाना होता था, तो वो देखते थे हम सारा माहौल और एनवायरनमेंट हम देख रहे होते थे। अच्छा नहीं शराज, वो हमेशा कहते हैं ना, किसी बच्चे से पूछो भाई बड़े होके क्या बनना है, वो कहता है मैं बड़ा होके अब्बू बनूंगा। तो आपके फादर भी अब्बू तो थे ही, तो आपने कभी ये नहीं कहा भाई मैंने तो बड़े होके अब्बू बनना है? आपको एक बात तो मैं क्लास में अक्सर मुझसे टीचर्स पूछा करते थे, तो मैं कहता था कि मैंने लॉयर बनना है। अच्छा लॉयर ही बनना है। सब लोगों के लिए और बच्चों के लिए हैरानकुन बात होती थी, क्योंकि बच्चे आपको पता है कि डॉक्टर्स बनना चाह रहे होते हैं, पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, या एडमायर करते हैं क्रिकेटर्स को। तो मैं जब कहा करता था मैंने लॉयर बनना है, तो उस वक्त सारे परेशान हो जाते थे कि बच्चा क्या कह रहा है। Exactly. तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो जो बचपन का एक इंटरेस्ट था उस तरफ हम गए, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट का लॉयर हूँ और अप्रॉक्सीमेट मेरी 6 इयर्स प्रैक्टिस। अच्छा आप सारे लॉयर हैं ना, मतलब आपने कहा कि मेरा छठा नंबर है फैमिली में, तो तब्दीली क्यों नहीं लाई आपने अपनी फैमिली में? लाइक आप डॉक्टर बन जाते, किसी और फील्ड में चले जाते, मतलब कुछ और बन जाते ना। अच्छा शिराजी साहब, वकालत क्यों? बात ये है कि हमें कोई और सब्जेक्ट समझ ही नहीं आता। अच्छा और आप इस तरह कह सकते हैं कि जो लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे लिए बहुत इजी, बहुत आसान है, हम सारे लोग उसको इजीली समझ सकते हैं। मैं जब बहुत कम एज में था तो उस वक्त भी लॉ की टर्म्स को समझता था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से घर से ट्रेनिंग ऐसी है। और अगर आप देखें डॉक्टर्स के अक्सर जितने भी डॉक्टर्स सन्स होते हैं वो अक्सर डॉक्टर ही बनने जा रहे होते हैं, इंजीनियर्स के बच्चे इंजीनियर्स ही अक्सर उस फील्ड में जाते हैं। तो हमारे घर के एनवायरनमेंट ही ऐसा था कि हमें मजबूरन, और आप समझें कि हमारा रुख ही वकालत की तरफ चल। बिल्कुल इस तरह सर ने कहा ना काशा के वकील के हाँ वकील ही पैदा होते हैं, इंजीनियर। तो मैं जिस खानदान से बिलोंग करता हूँ मेरी फैमिली में सारे सहाफ़ी है, अबू भी सहाफ़ी है, बड़े भाई भी सहाफ़ी है, मैं भी सहाफ़ी हूँ। नहीं तो आपने तो एक दफ़ा बताया था कि भाई बहुत मुश्किल हो जाता है काशा मेरे लिए करना, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट किया इसके लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए। हाँ लेकिन ये ना कि मुझे नहीं छुड़ रहा था ना, मुझे कहते कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने मेडिकल फील्ड में जाना है, क्योंकि सारे सहाफ़ी तो नहीं बन सकते ना। तो फिर मैंने बहुत स्ट्रगल की, अब्बू को मनाया, फिर यहाँ से उम्र के लिए चला गया, वहाँ पर जो है अब्बू को दुखी स्टोरी हम जरूर सुनेंगे। हाँ लेकिन हमारे साथ ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर, वी आर फाइन। सर आपसे हम डिस्कस कर रहे थे कि कल उलमा कराम के एक वफ्द की मुलाकात हुई है सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ, और उसमें उन्होंने हिदायत की है कि ख़वातीन को जो है विरासत में भी उनका जो हिस्सा है वो दिया जाए, और इस हवाले से अवाम में आगाही और शऊर जो है वो फैलाई जाए। तो आप क्या समझते हैं कि क्या मुल्तान में भी ख़वातीन को जो है इस तरह के मसले का सामना करना पड़ रहा है? देखें, मुल्तान भी पाकिस्तान का एक हिस्सा है, तो ज़ाहिर बात है क्योंकि जो अडाप्ट पूरे पाकिस्तान में सिस्टम होगा तो वो मुल्तान में भी वही अडाप्ट होगा। तो मुल्तान में भी अक्सर देखा गया है कि यहाँ पे विरासती सिस्टम में बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं, क्योंकि ये इनके सिस्टम की अपना ये देख लें कि असल में यहाँ मेरे ख्याल में देखा जाए तो मुल्तान में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है यहाँ पे हैं, क्योंकि आए रोज़ जदीदी इसमें कत्ल होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं कि बेटियों को हिस्सा नहीं मिलता, या उससे पहले ही उनका हक ले लिया जाता है। तो ये एक हमारी कहते हैं ना कि एक कमज़ोरी है कि एक मुआशरे की और सिस्टम की, क्योंकि इस बारे में एक कानून पास किया जाए जिसमें वाज़ेह तौर पे ये मेंशन होना चाहिए कि विरासत में, क्योंकि ज़ाहिर बात है देखें कि बेटियां भी तो ज़ाहिर बात है उनका एक पार्ट ऑफ दी लाइफ में, तो बाकी उन्होंने एक इक़दाम किया, लेकिन ये इक़दाम मेरे ख्याल में इसको कौमी असम्बली तौर पर मंजूर भी होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बेशुमार मसाइल का औरतों को सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कि आए दिन शहर इक़्तिदार ले लो और भी जो है औरतों के हवाले से, उनके मसाइल के हवाले से रैलियां निकलती हैं, उनके मसाइल सुनने वाला होता है। तो मुल्तान में कुछ ऐसा है कि अगर किसी औरत को कोई मसला है तो वहाँ पे तो आई थिंक सो जिरगा सिस्टम, इस तरह के कोई मसला हो भी तो जिरगे के सूरत में उसका हल निकाला जाता है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि वाकई ये कुछ हो रहा है? नहीं, मुल्तान में असल में ये सिस्टम है वडेरा सिस्टम। हाँ, तो यहाँ पे कोई भी आवाज है वो उनको दबा देते हैं उधर वडेरे ना, वो कानून की गिरफ्त तक पहुंचने नहीं देते बात को, कोई भी हो। तो यहाँ पे देखे ना कि यहाँ पे कानून की जो हुक्मरानी है वो बहुत बड़ा नाम है। तो यहाँ पे जो भी कानून है उन वडेरों के हाथों में कानून है, तो वो जो फैसला कर देंगे तो उस पर उन्होंने उस पर बंद कर देना है। अगर वो उस
मसले पे कारआमद नहीं होंगे तो ज़ाहिरी बात है फिर वो आगे से उनके जो ज़ाहिरी बात है वडेरे क्या करते हैं आप से ज़्यादा जानते हैं, तो फिर वो जुल्म और इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो वहाँ पे लोग मजबूर हैं। क्योंकि देखें यहाँ पे तो कोई चीज़, यहाँ पे कोई लोग अपनी मर्जी से खाना भी नहीं खा सकते, यहाँ पे इस तरह के हालात हैं, यहाँ पे मुकम्मल तौर पर अपना कैद है वडेरों का तो ना। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि मुल्तान और साउथ पंजाब के आम बहुत मशहूर है और मजाल हो कि आपने हमें याद रखा हो, तो जरा बताइएगा कि आम को किस तरह खा रहे हैं मुल्तानी? सर मुल्तान में तो इस टाइम आम कहते हैं ना कि नहीं सर इंशाल्लाह, नहीं सर इंशाल्लाह मेरे लिए सर देखें कि, और मैं इंशाल्लाह अपना फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए सर JNN कहते हैं इस मेरे लिए बहुत अहमियत कामिल है क्योंकि मैं उसका हिस्सा हूँ। अच्छा तो ये बताइए शहर इक़्तिदार का जो मौसम है बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। मुल्तान में बारिश हो जाती है तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन मुल्तान में भी गर्मी होती है। हाँ गर्मी वहाँ पर होती है, जरा बताइएगा कि इस गर्मी के मौसम में मुल्तानी कैसे जी रहे हैं वहाँ पर? आपकी मुल्तान में जैकबाबाद और सिब्बी के बाद तीसरे नंबर पे मुल्तान का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है इस टाइम मौजूदा जो है। तो आप वहाँ देख लें कि यहाँ पे अब लाइट का देख लें, वो तो माशाल्लाह बाबडा वाले वो आपके सामने ही हैं। तो अब बेचारे यहाँ पे क्योंकि इनके जो है ना ये इनकी क्योंकि ये कुदरती लोग हैं, क्योंकि इनको हिदायत वगैरह कुदरती मिलती हैं और ये वो जो है इन चीज़ों को फेस कर लेते हैं मुल्तान वाले। और लेकिन ये चीज़ें लाहौर इस्लामाबाद और वो लोग यहाँ पे मैनेज नहीं कर पाते मुल्तान के एरिए में। इसका मतलब है मुल्तान का अगर विजिट का सोचा जाए तो बिल्कुल उस फैसले को तर्क कर दो, भाई नहीं जाना वहाँ पे। नहीं मुल्तान का विजिट करते हैं लोग। अभी देखें कि आम का सीजन है तो वैसे भी मुल्तान वाले मेहमान अपना मेहमान नवाज है। ये आपके पाकिस्तान की आप हिस्ट्री उठा लें, मुल्तान वाले मेहमान नवाजी में आपको टॉप 2 टॉप 3 में मिलेंगे पूरे पाकिस्तान। ये तो मानना पड़ेगा भाई, मेहमान नवाजी में मुल्तान वाले सबसे आगे। अच्छा सर मुल्तानी सोहन हलवा के बारे में बताइएगा कि पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, इवन के बाहर से भी लोग जो है सोहन हलवा खाने आते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं इनमें आप लोग, इतना टेस्टी होता है? नहीं देखें कि मुल्तान को जो दुआ है वो उलमा कराम की तरफ से है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि आप मुल्तान में हैं तो यहाँ पे अब सोहन हलवा यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका ये यहाँ से जाता है, पाकिस्तान, सऊदीया, कुवैत, अमेरिका और यहाँ तक के जितने भी मगरबी कंट्री हैं यहाँ पे मुल्तान का सोहन हलवा मंगवाते हैं पाकिस्तान से। तो उसकी सबसे वजह ये है वो है ईमानदारी। तो ईमानदारी से वो चीज़ मेहनत करते हैं और जिसका सिला आपके सामने है कि वो एक दो चीज़ों में मशहूर हैं। और बाकी इंशाल्लाह मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि आई थिंक सऊदीया से सऊदीया से यहाँ से 1500 से 1600 डब्बे यहाँ से परचेज होकर जा रहे थे। मैंने खुद अपने थैंक यू सो मच मोहम्मद इमरान साहब, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आपका ब्रेकफास्ट जान के, आपका मौसम जान के और मुल्तान के आमों के बारे में जान के। हलवा का भी जिक्र किया था हमने। हाँ सोहन हलवे का भी जिक्र किया था और बहुत मशहूर है वहाँ पे, ये सौगात समझी जाती है और इवन के गिफ्ट के तौर पे भी दूसरे लोगों को दिया जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो शाहिद साहब है वो भी हमारे लिए लेके आ जाए, या जो हमारे प्रोड्यूसर साहब है वो भी हमारे लिए लेके आ जाए, क्योंकि भी मुल्तान से ही है। नहीं बस छोड़ दें आप इस वो और मामला है, उस तरफ जाएंगे। लेकिन अभी साथ हमारे साथ जो गेस्ट हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं उनसे बहुत कुछ पूछने शराब। हाँ लेकिन उससे पहले ब्रेक जो है जाने जाएंगे, बहुत बिजी लाइफ से निकाल के हम उनको लेकर आए हैं क्योंकि उनको थोड़ा वो कहते हैं ना चिल वाला माहौल देने के लिए सब कुछ आपको बताएंगे उनके बारे में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मैं तुझको बताता हूँ तकदीरे उमम क्या है, शमशीरो सनावल ताउसो रबाब। यकीन, नज़्म ज़ब्त और बेलौस लगन के साथ दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो हासिल नहीं। उम्मीद अगर झुक जाने यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे साफ फरमाया और खा लिया और फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इज्जतदार चीज की कदर करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिस्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। जिस शख्स ने कोई गलती की या कोई गुनाह किया फिर उस पर शर्मिंदा हुआ तो ये शर्मिंदगी उसके गुनाह का कफ़ारा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो बंदा ये चाहता है कि रंजो मुसीबत के वक्त उसकी दुआ कबूल कर लो तो उसको चाहिए कि राहत व आराम के वक्त भी मुझसे दुआ किया करे। अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए बंदे ने गुस्से का घूंट पिया, इससे बढ़कर अल्लाह के नजदीक कोई घूंट नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जिस शख्स ने अल्लाह अस्सलामुअलैकुम, JNN स्टूडियोज में मैं हूं आकाशा यासीन। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कौमी असम्बली आज विफाकी बजट की मंजूरी देगी, जिसके बाद तजावीज़ को सेनेट में भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं बजट बाआसानी पास होगा। मुश्किल हालात में मुल्क चला रहे हैं, अभी 3 साल पूरे होने में 2 माह रहते हैं। इन 2 माह में मजीद बेहतरी आएगी। सिर्फ महंगाई का चैलेंज रह गया है, जिस पर आहिस्ता आहिस्ता काबू पा लिया जाएगा। हुकूमत इदारों में इस्लाहात के एजेंडे पर कारबंद है। कोरोना की शिद्दत में कमी, तीसरी लहर में मजीद 23 जानें ले गई है। मुल्क भर में अमवात की तादाद 22,254 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 9,56,392 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 735 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अमेरिका ने पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें देने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक 25 लाख खुराकों की खैर रवां हफ्ते पाकिस्तान पहुंच जाएगी। मॉडर्ना वैक्सीन अमेरिका, यूरोप और मुतादिद ममालिक में तस्लीम शुदा है। वैक्सीन दायमी अमराज और कमजोर कुव्वत मुदाफियत वाले अफराद को लगाई जाएगी। सुई नाजरन कंपनी ने गैस की किल्लत के पेश नजर मुख्तलिफ सनती शोबों को आज रात 12 बजे से गैस की सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया। जिन सनती शोबों को गैस की सप्लाई बंद की जाएगी, इनमें नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, CNG और सीमेंट सेक्टर शामिल है। SNGC की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गैस 5 जुलाई तक बंद रहेगी।
ईरान ने जौहरी प्रोग्राम पर नजर रखने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे को जौहरी प्रोग्राम तक रसाई देने से इनकार कर दिया। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर आयद पाबंदियां नहीं उठाई तो IAEA के तमाम कैमरों को बंद कर दिया जाएगा। जौहरी प्रोग्राम की मॉनिटरिंग का मुआहदा अब ज़ायदुल मयाद हो चुका। अब किसी किस्म की तफसीलात, डाटा और तस्वीर इंटरनेशनल एजेंसी के साथ शेयर नहीं की जाएंगी। स्वीडन के वजीर आजम पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद भारी अक्सरियत से मंजूर होने पर मुस्ताफी हो गए। उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। वजीर आजम घरों के कराव में इजाफे पर नया कानून बना रहे थे। अपोजिशन ने भरपूर अवामी एहतजाज के बाद तहरीक अदम एतमाद पेश की थी। मेरी शाही सवारी लगती है ये हाय फाय। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा हिरा मानी ने इंकशाफ किया कि जब मेरे घर वाले आते हैं तो मानी अलमारियां लॉक कर देता है। हिरा की बात पर सलमान मानी का दिलचस्प जवाब, बोले मेरे सारे साले एक ही साइज के हैं। हिरा के भाई मेरी सारी शर्ट्स ले जाते हैं। शूट के लिए रात को शर्ट रखता हूँ तो सुबह नहीं मिलती। और आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म होगा। अलबत्ता बालाए खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज। जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान से हज किया कि ना कोई फौहश बात हुई और ना कोई गुनाह, तो वो गुनाहों से पाक होकर उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी मां ने उसे जन्म दिया था। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो पाकिस्तान का वजूद खत्म कर सके। सही मानों में बखील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना भेजे। खोल आँख, ज़मीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा दे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया और आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया और आखिरत की भलाई से महरूम रहा।
की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोच लो, लेकिन जब फैसला ले लो उस पर डट जाओ। अरे वेलकम बैक, एक दफा फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद आकाशा यासीन एंड शिराज अहमद शिराजी। क्योंकि मैंने भूल जाना था। थैंक गॉड शिराज आपने खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दिया। शिराज कौन सी स्टोरी हमारे साथ हमारे पास शेयर करने के लिए? आकाशा बटग्राम की जानिब बढ़ेंगे। मसाइल का घर बन गया है बटग्राम। थैंक्स गॉड आपने ये नहीं कहा आकाशा आई मैं आपको बटग्राम लेकर चलता हूं। नहीं वो लेके जाएंगे, लेकिन पहले उसके मसाइल तो डिस्कस करें ना, ताकि आप वहाँ जाए आपको किसी किस्म की दिक्कत का सामना न रहे, किसी मसले का सामना न रहे, तो मसाइल हल करेंगे उसके बाद लेके जाएंगे। वालों को भी तो वही मसाइल का सामना करना पड़ता होगा जो वहाँ पर मौजूद लोगों को करना पड़ता है। और वाकई जो आप जो जैसे कि एक स्टोरी थी मेरे पास वो मैंने पढ़ी, तो उसमें यही था कि औरतों को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, बाहर इंतजारगाह नहीं है, कोई प्रॉपर जगह नहीं है, स्पेसिफिक उनको एरिया नहीं दिया गया। और ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी है। नादरा ऑफिस के सामने और रोड के किनारे जो है खवातीन खड़ी रहती है, साथ साथ मर्द जो है वहाँ पर खड़े रहते हैं, लंबी लंबी कतारें लग गई होती है वहाँ पर। और जो वहाँ के पॉलिटिशियन है वो इस हवाले से कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन जो अपोजिशन के लोग हैं वो बार बार इंतजामिया और हुकूमत को जो है बता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई न हो सकी। हमारे साथ मौजूद होंगे अपोजिशन के लोग, जब खुद इक्तदार में होते तब वो क्यों नहीं इस पर काम करते? यही तो मसला है ना। आती है तो मतलब अब हुकूमत को भी इस पे कोई वर्कआउट करना चाहिए। और शिराज आप मतलब माशाल्लाह आप यहाँ पर हैं और ज्यादा जो बटग्राम से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो आज हमारे साथ स्टूडियोज में गेस्ट हैं वो भी बटग्राम से ताल्लुक रखते हैं, आप क्यों नहीं वहाँ के लोगों के लिए कुछ करते? काशा हम तो जितना हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। कह रहे कि सहाफत जो है पैगम्बराना पेशा है और हम जो है पैगाम अपना पहुँचा रहे, हुकूमती वक्त को हम पहुँचा रहे। जो हमारे हुक्मरान है अब हम उनसे यही तवक्को रखते हैं कि वो भी इन मसाइल पर जो है गौर करे और तरजीही बुनियादों पर इन मसाइल को हल करे। जिस तरह इससे पहले भी हमने एक मसला जो है वो डिस्कस किया था। के दिन तो धरना भी दिया जाएगा भाई नादरा ऑफिस के सामने। एग्जैक्टली तो बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली बटग्राम से, तर्जुमान है यूनियन पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर मलकाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जरा मुझे बताइएगा कि क्या चल रहा है नादरा ऑफिस के सामने? लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। ये शायरा राशन पे वाक़या नादरा ऑफिस है और ये नादरा ऑफिस का बिल्डिंग इतना छोटा है, इसकी इंतजारगाह इतनी छोटी है कि नादरा ऑफिस आने वाले साइलिन जो है वो रोड पे कई घंटों तक खवातीन खुसूसन तपती धूप में इंतजार करते हैं। इस हवाले से मैंने वजीर आजम का जो शिकायत पहले उस पर मैं कई बार मैं शिकायत कर चुका हूँ। लोकल जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है डीसी साहब को दरख्वास्त दे उसको आगाह कर चुका हूँ। नादरा के हेड ऑफिस पेशावर से रब्ता कर चुका हूँ, उनको भी दरख्वास्त दे चुका हूँ। आज तक 3-4 महीनों में अभी तक इस पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इवन की एक शेल्टर तक नहीं मौजूद नहीं है। खवातीन है वो रोड पे धूप में इंतजार करती है, एक लंबी लंबी कतारें आपके विजुअल होंगी, फुटेजेस होंगे। तो यही है, ना डीसी साहब कुछ करते हैं, ना जो नादरा के डायरेक्टर साहब हैं वो कुछ करते हैं, और न ही वजीर आजम जो शिकायत सेल है उससे हमें कोई फायदा हुआ, ना कोई रिस्पांस मिला। बस वही है, कई महीनों से यही लगा रहा है। अगर आपको कोई फायदा नहीं हुआ तो ऐसे में आपकी जानिब से कहा गया कि जुमे के दिन नादरा ऑफिस के बाहर धरना दिया जाएगा, तो इस धरने का क्या फायदा होने वाला है, क्या समझते हैं आप? जुमेरात तक अगर इन्होंने प्रॉपर ये खवातीन के लिए इंतजाम न किया, बैठने के लिए कोई जगह न बनाई, छत पे कोई इंतजाम न किया, कोई शेल्टर कोई काया मुहैया न किया, तो जुम्मे के दिन उसी शायरा रेशम को नादरा के ऑफिस के सामने बंद करेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। तब तक करेंगे जब तक इस मसले का कोई मुस्तकिल हल न निकला हो। और हल भी कौन सा बड़ा है, चंद हजार के पैसों से और सिर्फ थोड़ी सी हरकत से ये मसला हल हो सकता है। डीसी साहब अगर चाहे तो आज भी एक आर्जी इंतजारगाह बना सकते हैं, लेकिन न डीसी साहब के जहन में ये एक मसला है, न जो हमारे नुमाइंदे उनके जहन में ये एक बड़ा मसला है।
बस खवातीन रोड पे घिसती रहे। तो इसके हवाले से हमने ये फैसला किया है कि जुम्मे के दिन, जुमेरात तक अगर ये इंतजारगाह ना बना तो जुम्मे के दिन इंशाल्लाह इसी ऑफिस के सामने इसी के ऊपर हम धरना देंगे और इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। इससे हिस्सा भी तो हमारी जो पख्तून रिवायात है उसके भी खिलाफ है कि हमारी जो खवातीन है वो सड़कों पर इंतजार कर रही होती है। तो वैसे में जो हमारे मशरान है, जो वहाँ के सूबाई असम्बली के मेंबरान है, कौमी असम्बली के मेंबर है, या जो दीगर ज़िले इंतजामिया के रहनुमा है, अरकान है या अफिसर है, वो इस हवाले से क्यों टस से मस नहीं हो रहे? हमारे नुमाइंदे इस हवाले से बिल्कुल खामोश है, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया बिल्कुल खामोश है। हाँ, सोशल एक्टिविस्ट और अपोजिशन के लोग इस पे आवाज उठा चुके हैं, मेरे समेत कई लोग और भी इस हवाले से बहुत दफा आवाज उठा चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब चूंकि हम जो फोरम पे उस पे हम जा चुके हैं, डीसी को बता चुके हैं, एसी साहब को बता चुके हैं, हम वजीर आजम के पोर्टल पे डाल चुके हैं कि ये मसला है। नादरा के हेड ऑफिस पेशावर में मैं खुद एप्लीकेशन दे चुका हूँ, बडग्राम में इंतजारगाह नहीं है। और खवातीन जो है, खुसूसन खवातीन बात कर रहा हूँ कि वो रोड पे आपको पता है कि बडग्राम में पर्दा कल्चर है, बड़ी बड़ी चादरें ओढ़ के खवातीन इस गर्मी में धूप में इंतजार कर रही होती हैं। तो सब हर जगह से मायूस हो कि आखिरी जो हमारे पास रास्ता बचा है वो एहतजाज का, और इंशाअल्लाह ताला जुम्मे के दिन इसी शाहरारेशन के ऊपर धरना दे के रोड बंद करके ये मैसेज पहुंचाएंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और नादरा ऑफिस को, नादरा के हेड ऑफिस को कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। और इंशाअल्लाह इनसे ये इंतजारगाह, प्रॉपर निजाम, जो स्टाफ की कमी है, ये पूरी करने की कोशिश करेंगे, एक एहतजाज रिकॉर्ड करके। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मसला सिर्फ इंतजारगाह का है या फिर जो है अंदर भी कुछ मसाइल है, दफ्तर के अंदर भी कुछ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? बहुत मसाइल, स्टाफ की कमी है। अब बडग्राम में एक नादरा ऑफिस, एक सब ऑफिस बने खुजाबांड, तो खुजाबांडा ऑफिस में जो स्टाफ है वो बडग्राम ऑफिस से ही आया है। तो अब स्टाफ की भी कमी है, जगह की कमी है। अब वहाँ पे आपको पता है बिजली का भी मसला है। तो अक्सर ये होता है कि सिस्टम खराब है, आप इंतजार करें, कई घंटों तक सिस्टम की खराबी की वजह से इंतजार करना पड़ता है। और इसके अलावा उनके पास जगह नहीं है। अंदर जो ऑफिस में जगह है इंतजारगाह की है, वो बहुत ही छोटी सी जगह है जिसमें चंद खवातीन आ सकती हैं। बाहर जगह नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है। छत के ऊपर मैंने इनको ये सजेशन दिया था और एग्री हो गए थे कि छत के ऊपर एक आर्जी तौर पे शेल्टर लगा के खवातीन ऊपर छत पे इंतजार करेंगी ताकि धूप से बचा जा सके, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। तो मजबूरन यही करना पड़ रहा है कि जुम्मे के दिन एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा सर, बताइएगा जो एहतजाजी मुजाहरा आप करेंगे, सिर्फ आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके जो कारकुनान है वो शरीक होंगे या फिर आपने दीगर पार्टियों को भी इसमें इनवाइट किया है? उसका रिस्पांस मुझे जो मिला है उससे लग रहा है कि हर कोई आए, क्योंकि एक ऐसा इशू है कि खवातीन हमारी माएँ बहनें हैं, सबकी है, और हम सबका वहाँ जाना होता है, हमारी बहनों का वहाँ जाना होता है, सबका जाना होता है। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा जुलूस बनेगा, ये कामयाब एहतजाज होगा, क्योंकि ये हर किसी का मसला है। तो कही जा सकते हैं कि बहुत बड़ा जुलूस होगा। क्या आपकी लोगों से बात हुई, क्या वो आपका साथ देंगे इस धरने में? सॉरी, आप ये तो कह रहे हैं कि भाई एक बहुत बड़ा जुलूस होगा, क्या आपकी उन लोगों से बात हुई कि जब आप धरना देंगे तो वो लोग आपका साथ देंगे या नहीं? मैं मुसलसल कैंपेन कर रहा हूँ और उम्मीद है कि जब बडग्राम में जब भी हमने अवामी मसाइल पे लोगों को बुलाया है, लोग आए हैं, इंशाल्लाह इस दफा भी आएंगे और इस मसले का हल निकलेगा। इंशाल्लाह इस मसले का हल जरूर निकलेगा। हमारी दुआएं जो हैं वो आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सईद अहमद मलकाल साहब। आकाश साहब, बहुत बड़ा मसला है बडग्राम के बस जो का, स्पेशली खवातीन का। एक ये मसला नहीं है शिराज, जो आपने लाइट का इशू बताया था कि वहाँ पे 3 घंटे से फ्लाइट आती है 18-19 एजुकेशन सेक्टर को आप देख ले, हेल्थ सेक्टर को आप देख ले, अब नादरा का जो ऑफिस है वहाँ भी जो है मसाइल पैदा हो गए हैं। तो हम किस किस मसले का रोना रोए, किस किस मसले पर जो है हम रोए, बार बार हम इंतजामिया को बता के थक चुके हैं, हम अपने मुंतखब नुमाइंदों को बता के थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, उनके कान पर जो है जू तक नहीं रेंग रही होती। और अल्लाह करे कि मसाइल जो है हल हो जाए। इतने बड़े बड़े स्टार हमारे साथ हैं, आप भी हैं भाई, हमारे साथ नासिर साहब भी मौजूद हैं। फिर ये बडग्राम के मसले हल क्यों नहीं हो रहे, अपने गेस्ट से पूछेंगे। जी नासिर साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बडग्राम के मसले हल देखिए, इंशाअल्लाह ताला बडग्राम के मसाइल हल होते नजर आ रहे हैं। शिराज साहब उसके लिए बड़ी सारी मेहनत कर रहे हैं और माशाल्लाह जेएनएन न्यूज़ उस पर रिपोर्ट भी बात कर रहा है। खासतौर पे साबिक कौमी असम्बली के उम्मीदवार ने भी अपने कुछ व्यूज़ भी दिए आपको कि वहाँ पे धरना होगा।
तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ ये मसाइल कम होंगे और आवाम को रिलीफ मिलना शुरू होगा। बेसिकली आप सहाफ़ियों की, हमारी बुकला की और ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनकी जिम्मेदारी है कि वो हर इलाके के मसाइल पर तवज्जो दें। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम करीब बडगाम और कोहिस्तान के करीब जितना भी एरिया है वो उसके मसाइल जितने ज़्यादा हैं वो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में कम हो जाएंगे। आने वाले वक्त में कम हो जाएंगे। डॉक्टर साहब आपसे ये पूछेंगे कि सिंध हाई कोर्ट में जो है गैर अखलाकी मवाद की अपलोडिंग यानी जो टिकटॉक एप्लीकेशन है उसको बंद करने की दरखास्त दे दी गई है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या वाकई ये पाकिस्तान में जो है बैन हो जाएगी? देखिए मैंने 2 दिन पहले भी देखा कि कुछ सोशल वर्कर्स जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था और उनका ताल्लुक प्रॉपर यूथ विंग इस्लामाबाद रीजन और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट की वो बॉडीज़ की नुमाइंदे और अहदेदारान थे, उनको मैंने देखा है कि उन्होंने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड करवाया है। तो इससे ये नज़र आता है कि ना हुकूमती पार्टी के अहदेदारान और सिर्फ अपोजिशन के बल्कि सब लोग ये चाहते हैं कि जो फाशी से भरा हुआ मवाद है उस पर काबू पाया जाए। बेसिकली अब हम लोग चाहते क्या हैं, हम ये नहीं कहते कि आप टिकटॉक को बैन कर दें या टिकटॉक को बंद कर दें, हम ये कहते हैं कि जो फाशी से भरा हुआ मवाद है उसको सेंसर किया जाए। जैसे मीडिया चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे भी कुछ चीज़ों को सेंसर कर दिया जाता है, तो टिकटॉक पे भी कुछ कवानीन को लागू किया जाए कि इस लिमिट से अगर कोई बाहर जाएगा तो उस मवाद को सेंसर कर दिया जाएगा। और वो टिकटॉक में एक ऐप मौजूद होनी चाहिए, लिमिटेशंस मौजूद होनी चाहिए, ताकि इस वक्त जो माशरा जिस तरफ चल पड़ा है, नई नई ऐप्स आ रही हैं, तो ये आने वाले वक्त में माशरा खराबी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि इस दरख्वास्त से इंशाल्लाह ताला रिलीफ भी मिलेगा और आने वाले वक्त में ये टिकटॉक पे चीज़ें बैन होंगी। ये चीजें बैन होनी चाहिए, ना कि पूरी टिकटॉक को बैन कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा जो लोग हैं दुख नजर आ रहा है आकाशा के चेहरे में देखो कुछ लोग जो है वो पॉजिटिव यूज कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन वो कहते हैं कुछ मसलों की वजह से। एग्जैक्ट यही बात है। कुछ लोग होते हैं कि जो गलत इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से पूरे यूजर जो है बदनाम हो जाते हैं, यूजर बदनाम हो जाते हैं। तो बस आई थिंक सो कि पूरी टिकटॉक को बैन नहीं होना चाहिए। वो जो कुछ लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं उनके आईडीज को ब्लॉक कर देना चाहिए। कभी होता है भाई लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, सॉन्ग जरूर सुनना है, सॉन्ग तो सुनते होंगे, हाँ बिल्कुल भाई हर कोई सुनता है। हाँ। तो ऐसा कौन सा सॉन्ग है कि भाई जैसे ही गाड़ी में बैठना है भाई ये वाला सॉन्ग मैंने लाजमी सुनना है? नहीं कोई खास सॉन्ग सिलेक्टिव तो नहीं होता, लेकिन अच्छा म्यूजिक सुनना ये एक है पसंद। और ख़ास तौर पे मैं म्यूजिक जो सुनता हूँ मुझ में एक पुरानी रूह है, और मैं खास तौर पे मैडम नूरजहां, मेहदी हसन और पुराने जितने भी हमारे ओल्ड स्टार्स हैं। नूरजहां की तो आप वोट लगा देंगे, इसलिए आप मेहदी हसन ही सुना दें हमें। सुना सकूंगा। अच्छा जिसको बोलो वो कहता है मैं सुन सकता हूँ, वैसे कोई बात करे तो वो तो हम कभी भी नहीं सुन सकते, किसी की बातें हम नहीं सुन सकते, लेकिन गाना हम सुन सकते, गा नहीं सकते, बोल नहीं सकते। क्यों? असल में मैं प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं, इस वक्त मैंने बुकला वाला यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, तो मैं समझता हूं तो फिर ये सूट नहीं करेगा, है ना? अच्छा नहीं लगता कि भाई हम भी एंकर्स हैं, हम भी सिंगर नहीं है, नहीं तो हम तो ये तो पोएट बने फिर होते हैं, मैं तो सिंगर बन के घूम रही होती हूँ। अगर आपको यहाँ से भागने का जो है ना वैसे भी मूड बनाए तो वैसे भाग जाए। नहीं शिराजी हमें इतना हौसला है कि हम वो फटी हुई आवाज जो है वो हम हमें हौसला है। तारीफ कर रही है या जो है नहीं आप सुनाए ना उस लेवल पे हम लोग जज करेंगे कि भाई वाकई आपको सुना जा सकता है या नहीं। याद आया एक शेर याद आया कि खत में लिखे हुए अलकाब सभी झूठे थे, उसने बस तंज में लिखा था मेरी जान हो तुम। तो आकाशा आगे बढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे पास। बिल्कुल पता है क्या है स्टोरी? ये है कि मटन कढ़ाई पेश न करने पर दुल्हा नाराज, बारात वापस ले गया। कौन सी बात पे बारात वापस ले गया? कि मटन कढ़ाई पेश न करने पर दुल्हा नाराज हो गया और बारात वापस ले गया। ऐसा भी होता है कि हम भाई कोई लोग कौन लोग हो तुसी, कोई तरस रहा होता है, ये कोई तरस रहा है और कोई जो है वो बारात लेके वापस चला गया। आई थिंक तो उसको शादी का दिल ही नहीं था, उसका मूड ही नहीं था, उसका उसके कहीं और उसका फेयर चल रहा होगा, उसकी शादी जबरदस्ती और नहीं मटन जो है वो पेश नहीं किया गया था, मटन कढ़ाई पेश नहीं करने पर दुल्हा नाराज हो गया और नहीं और चले गए गांव की दूसरी लड़की के साथ जो है शादी कर ली। ओह माय गॉड, लाइक सीरियसली एग्जैक्टली। और ये बात क्या पेश आया मटन कढ़ाई पेश न करने पर दुल्हा नाराज, बारात वापस ले गया है। और ये कहाँ पे हुआ ये भी बताएं। मैं भी कहूँ पाकिस्तान में तो ऐसा हो नहीं सकता। मैं आगे सस्पेंस क्रिएट कर रहा था ना। मैं भी कहूँ कि ऐसा कौन
सा बंदा है वो भी पाकिस्तानी तरस रहे होते हैं पाकिस्तानी बेचारे, लेकिन उनकी हो नहीं रही होती है ना, हो नहीं रही होती, क्योंकि आपको पता है गोल्ड बहुत महंगा हो गया, और गोल्ड जब तक महंगा रहेगा तब तक शादियां तो नामुमकिन है, क्योंकि लड़की ने वो गाना है ना, सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे गुण है मेरे यार में, बस ये पहले ही होता है, बाद में बस सोना ही चाहिए होता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत, वहाँ की रियासत है उसके जिला जयपुर में शादी की तकरीब में इस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब बारातियों को हस्बे वादा खाने में मटन कढ़ाई पेश नहीं की गई। 27 साल दूल्हा जो था वो नाराज हो गया और उसके साथ उसने शादी से भी इनकार कर दिया। दुल्हन वालों ने दुल्हा और इसके घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, भाई आपको कढ़ाई पेश कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, 1 घंटा लग जाएगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वो तो दुल्हा था, उसने कहा, मुसलसल झगड़ा करता रहा और बारात वापस ले गया। बाराती एक अजीज के घर ठहरे और रास्ते में पड़ने वाले गाँव की लड़की से दुल्हे की शादी करवा कर वापिस गाँव लौटे ताकि बारात खाली वापिस आने का ताना ना मिले। तानों से तो डर गए, लेकिन उस लड़की के साथ जो किया उससे तो बिल्कुल भी ना डरे भाई। इधर दुल्हन वालों ने पुलिस से रजू कर लिया है, तब पुलिस का कहना है कि दुल्हा दूसरी शादी कर चुका है और अब सुलह सफाई की भी गुंजाइश नहीं बनती। भारत में हालिया चंद दिनों में अजीबोगरीब वजूहात की बिना पर बारात वापस ले जाने के वाकयात में इजाफा देखा गया है। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। exactly. अच्छा आपने सस्पेंस हाँ, हमारे साथ जो है ना वकील साहब मौजूद है, उनसे जानेंगे कानूनी राय क्या है इस हवाले से, कानून क्या कहता है कि बारात भी लेके आ गया, उसके साथ क्या करना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में भी अगर आप देखिए, मेरे ख्याल आप आउट ऑफ कंट्री की बात करें, लेकिन आप पाकिस्तान के इश्यूज भी देखें तो आप कोर्ट्स में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं ना पाकिस्तान में भी। कोर्ट्स में आप आ जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे कि छोटी छोटी बातों पे इतने मसाइल खड़े किए हुए हैं फैमिली में कि आप 2-2, 4-4 साल केसेस चल रहे होते हैं और मियाँ बीवी का निकाह भी इंटैक्ट होता है और वो लड़की घर जाने के लिए राजी भी नहीं हो रही होती और लड़का फैमिली कोर्ट में उसकी सरेआम मिन्नतें भी कर रहा होता है, मुसलसल मिन्नत कर रहा होता है कि काइंडली घर चलें, लेकिन लड़कियां जाने के लिए नहीं हो सकता है। वहाँ पे तो वो उसको कहता हो, फोर्स करता हो जाने के लिए, लेकिन घर जाके उसकी कुट लगाता हो। ऐसे भी तो होता है ना। बिल्कुल, आकाश को बहुत एक्सपीरियंस है। कुट लगाता हो, फिर जाहिर सी बात है उसने कहा है ये चीज करनी है। अच्छा देखिए, मसाइल हर घर में होते हैं, लेकिन आपने जब घर चलाना होता है तो फिर उसको तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपने हर बात को फील नहीं करना होता। अगर फील करते रहेंगे तो फिर अगर फैमिली कोर्ट्स में इस वक्त आप रेशियो लास्ट ईयर देख लें तो 60-70% केसेस जो शादियां 100% हुई उसके 70% केसेस फाइल हो चुके हैं। तो कहने का ये मकसद है कि अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो ये शादियों पे नौजवान लोगों का फिर यकीन उठ जाएगा। अगर आपको कोई थप्पड़ भी मारते आपके कि तुमने मुझे क्यों प्यार से थप्पड़ मारा, क्यों मारा प्यार से थप्पड़, पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं मिलाएं। देखिए हर जगह लड़की गलत नहीं होती, हमें लड़के भी बहुत ज्यादा गलत होते हैं। लड़की गलत होती है, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों लोगों को साथ मिलकर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना होता है। अगर छोटी छोटी बातों पे मसाइल खड़े करेंगे तो फिर फैमिली कोर्ट्स में केसेस आते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान का जी भी अलमिया रहा है ना कि लड़की 1000 गुना अगर गलत भी होगी तो गलती लड़की की तस्वुर की जाती है, ये हमने देखा है। बिल्कुल मेरी बात सुने, कोर्ट्स में आ जाएं, आपको मिसाल क्या दिखा देता फैमिली कोर्ट में आके मर्द की हालत देखें तो आपको यकीन माने खुद पे भी तरस आएगा और मर्दों पे भी तरस आएगा। वो बेचारा कि हम मर्द क्यों पैदा हुए के बल बैठ के वो जिस तरह वो तरला कर रहा होता है ना खातून का, तो आप सोच भी नहीं सकते। देखिए एक औरत को भी जब घर से ये कहकर भेजा जाता है कि भाई तुमने पूरी जिंदगी वहां पे गुजारनी है, वहां से तुम्हारी अब लाश ही निकलेगी, इस तरह तुम बाहर नहीं आओगी। हमने तो जब भी देखा औरत कोई मजलूम देखा, आपके पास बहुत से केसेस आते होंगे, कितने % जो है आपको लगता है कि लड़की गलत है और कितने % केसेस में लड़के गलत होते हैं? अब आप 70-30 का बोलेंगे, 80-20 का बोलेंगे? अगर ज्यादा ख्वातीन की बात कर दूं तो वो भी सारे ख्वातीन बुरा मना जाएंगे इस वक्त। नहीं, कोई बुरा नहीं मनाएगा। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूँगा सर को आप इससे बाहर भी निकलना है। बिल्कुल यहाँ से विजिट भी करना है और इस वक्त आपको पता है कि 2-3 ख्वातीन इस स्टूडियो के करीब भी मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ एक स्टूडियो के अंदर भी मौजूद है, अच्छे तरीके से यहाँ से एग्जिट कर दूँ। मैंने कोर्ट्स में जाके एक केस में आर्गू भी करना है। असल में जो आप इस माशरे की बात करें तो यकीन माने जितनी खातून और जितनी लड़की तगड़ी है उतना ना लड़का बहादुर है, ना मर्द, ना जो आप देखें मर्द को तो मर्द भी इतना तगड़ा नहीं है। जितनी पावर्स और जितनी फैसिलिटीज ख्वातीन को और बच्चियों को दी जाती हैं, मर्द बेचारा सारा दिन धूप में रुलता फिरता है। और आप अगर फैमिली कोर्ट्स में उसके हाल आके देखें तो यकीन माने उसके बाद आपको उस पर इतना तरस आएगा। जब मसालत हो रही होती है ना फैमिली कोर्ट पे बैठ के, तो वो बेचारा
1 घंटा सिर्फ यही कह रहा होता है कि प्लीज मेरी बात सुन लो, तो लड़की कह रही थी खबरदार मेरे से बात नहीं करनी। और कभी कभी लड़की कहते सुनिए ना, वो तो आपको नजर ही नहीं आ रहा। मैंने इस 6-7 इयर्स की प्रैक्टिस में यकीन माने किसी लड़की को कोर्ट पे आके कहते हुए ये नहीं सुना कि सुनिए मुझे घर ले जाए। वो लड़का ही कह रहा होता है कि काइंडली खुदारा घर चलो, यहाँ तमाशा ना बनाओ। तो इस टाइम ये जो ऐप्स आ चुके हैं मुख्तलिफ, यहाँ पे ये एडवांसमेंट इतनी हो चुकी है कि मेरी ये तमाम ख़वातीन और बच्चियों से भी रिक्वेस्ट है कि घरों को बसाएं और इस चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करें। अगर यकीन माने, मैं ये नहीं कह रहा लड़कियां गलत हैं, लड़के भी देखें, कई बार ऐसा होता है कि लड़की का रिश्ता कर दिया जाता है, उसके बाद पता चलता है कि लड़का ठीक नहीं था, वो नशेड़ी था, वो उसके कोई और प्रॉब्लम्स थे, उसकी एक्टिविटीज़ ठीक नहीं थी, तो वो भी मैं समझता हूँ कि लड़की वालों के साथ ज्यादती होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे आपकी मीडिया रिपोर्ट्स करता है कि आप देखें कि जहेज के इशू पे लड़की को जला दिया गया, जहेज के इशू पे डाइवोर्स कर दी गई, निकाल दिया गया, तो वो भी लड़के वालों की ज्यादती है। एग्जैक्टली होता है। लड़का इस काबिल नहीं है तो उसकी शादी भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप अगर देखें कि मैं यहाँ पर आपको टोकूंगा ना, मैं तो बताया कि लड़कियों की गलतियाँ होती रहती है, लेकिन यहाँ पर मैं डिफेंड करूंगा खवातीन को। वो इसलिए कि हम लड़के चाहते हैं कि हम शादी करें पसंद से, लेकिन खवातीन पर या खातून या लड़की पर इम्पोज नहीं होता, बस उनकी कई भी शादी जो है ना वो करवा देते हैं। तो जब उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वो किस तरह अपनी जिंदगी जो है वो बसर कर सकती है। फिर यार शादी 2021 में मैं नहीं समझता कि किसी लड़की की कोई जबरदस्ती शादी करवा सकता है। 2021 में केसेस देखे मैंने इस तरह 10% तो ऐसे केसेस हैं कि गांव के एरिया में जो जहाँ पे आप समझे कि ब्रादरी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और जहाँ पे कुछ बाइंडिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे तो शायद थोड़ा सा ज़बरदस्ती कर दी जाती होगी, लड़की की भी ज़बरदस्ती वहाँ पे कर दी जाती होगी। मैं भी आपके तासुरात चेहरे के देख रहा हूँ, कहने का ये मकसद है जोड़ने वाले तासुरात है मेरे भाई के। लेकिन शहरों में लड़की की राय पूछी जाती है और हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी लड़की की राय पूछना शरई तौर पे जायज़ है और लड़कियों से पूछ के उनकी शादी करनी चाहिए। बात में पछताने से बेहतर है कि लड़कियों की राय जानना लाज़मी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात है काशा। और हर जगह भी जो है ना लड़की गलत नहीं होती, कई पर गलतियां हो जाती है, लेकिन ये कि हर जगह मर्द भी गलत नहीं होते, कई पर जो है लड़कियां भी गलत होती है। खैर अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। बिल्कुल। और आप क्या पूछें आगे? आपको देख के नासिर साहब लग रहा है कि आप बहुत डाइट कॉन्शियस हैं। लड़कियां होती हैं, आप लग रहे हैं सर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं नहीं, हमने तो सुन लिया, हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं। असल में मैं जनवरी 8 को मेरा थ्रोट इन्फेक्ट हो गया था और वो भी रोजेज हो गए थे और थ्रोट इंसिडेंटली इन्फेक्ट हो गया था। उसके बाद इन्फेक्शन के बाद मैंने अप्रैल में रिकवर किया, तो मुझे रमजान में मैंने रिकवर करने के बाद सब आप जैसा होना चाह रहे हैं, हम ऐसे हो जाएं। 1.5-2 मंथ हुए हैं कि मैंने सॉलिड खाना शुरू किया है, तो मैं कहने का ये मकसद है कि फिल वक्त मैं वीकनेस फील करता हूँ और जितनी भी मेरी इम्यूनिटी लेवल है वो अभी डाउन है। और सीरियसली ये जो अभी मेरी लुक आ रही है ना स्क्रीन पे, मुझे अभी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि आज से 6 महीने पहले मैं माशाल्लाह बहुत हेल्दी था और शिराजी साहब से ज्यादा हेल्दी। आज हमें कॉल आ रही है, आज हमें लिटरली मैसेजेस आएंगे, भाई आप जो आपके गेस्ट आए थे उनसे पूछें कि भाई आप क्या डाइट प्लान है आपका, वो हमारे साथ शेयर करें। लिटरली जब सर आए थे ना तो सही बात है कि जो प्रोफाइल पिक्चर है वो कुछ और थी, मतलब मोटे लग रहे थे। सर जब स्टूडियो में बैठे तो मैंने पहचाना नहीं, मैंने कहा सर नाम क्या है आपका? मैंने कहा सर आप कौन कहते? मैं नसर जी। मैं उठ के मैंने कहा सर आप है? मैं आप? हाँ तो आप वो है जो अंदर की खाने के टाइम पर डाइट कौन सी है आपकी? डाइट इस वक्त जो मुद्दे पे आए, सीरियसली मैं उससे परेशान हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी डाइट अब बढ़ जाए और बेसिकली इतना ही खा पा रहा हूँ जितना कह लें कि वो ऑब्जॉर्व हो रहा है। तो कहने का ये मकसद है कि ये वही डाइट अल्लाह ताला किसी को भी फिल वक्त ना दे और अल्लाह ताला तमाम लोगों को बीमारियों से बचाए, क्योंकि ये जो एक्सीडेंटली हो जाते हैं इश्यूज, ये नहीं होने चाहिए मैं समझता हूँ। क्योंकि जो मैं हेल्दी लाइफ गुजार रहा था जनवरी से अप्रैल में रिकवर होने के बाद भी अभी तक मैं उस स्टेज पे नहीं। अच्छा, पहले आपका वेट क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उस वक्त 80 था, 83 था और अब होगा 67। नहीं तो अब आप 67 से खुश नहीं है? आपको ये है कि भाई 80 होना चाहिए शिराजी? वाहिद बंदा देख रहे हैं। मैंने तो 6 महीने डाइट भी की, रनिंग वॉक हाइकिंग भी की, उसके बाद भी आप रोटी छोड़ दे, वो खाना
कम कर, मैं छोड़ दूंगा। आप मुझे लिख के दे रहे कि मैं मरूंगा नहीं। रोटी छोड़ 2 साल बाद हो सकता है क्योंकि आपने वैक्सीन लगवा ली है ना। एग्जैक्टली हाँ। अच्छा, ये जो वैक्सीन वाली बात है भाई, 2 साल के अंदर अंदर आपने मर जाना है, 2 साल बाद आप नहीं रहोगे इस दुनिया में। शराजी बहुत सीरियस ले रहे हो। हाँ, तो मैं 2 साल के अंदर मेरी शादी भी कर दो। आपने कितना सीरियस लिया इसको? शराजी साहब की जो बात शादी वाली है ना, वो यकीन माने ये 2-3 दिन पहले भी, अब सॉरी शराजी साहब मैं अनियत कर रहा हूँ, इन्होंने मुझे की थी और मुझे 3 दिन से इनकी वजह से नींद नहीं आई। तो इनका जो दुख है वो उसमें मैं बराबर का शरीक हूँ और इंशाल्लाह ताला शराजी साहब की शादी जल्द से जल्द होगी। और हमारी ये आपसे बढ़कर आपके और मसाइल तो हल नहीं हो रही, इतना बड़ा मसला आप कैसे हल करेंगे? शराजी साहब की फैमिली से भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इनकी शादी जल्द से जल्द। मुझे कुछ पड़ने वाली है, मुझे सर मुझे घर भी जाना है, मुझे घर भी जाना है। भाई रिक्वेस्ट हो गई शराजी, होप सो बहुत जल्द हो जाएगा। अच्छा, मॉर्निंग वॉक कितनी जरूरी है हमारे लिए? मॉर्निंग वॉक पे जब मैं आपको बता रहा हूँ कि जनवरी से पहले जब मैं इन्फेक्ट नहीं हुआ था मुझे, तो मैं प्रॉपर 3-4 जब हम मोटे थे 3-4 साल से वॉक बहुत जरूरी है। अभी इस स्टेज पे भी मैं वॉक को नहीं छोड़ रहा हूँ। आप वॉक करते हैं तो मैं समझता हूँ स्टमक सिस्टम भी ठीक चलता है और उसके अलावा आपकी फिटनेस भी ठीक रहती है और आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क रहता है और आपकी हेल्थ बेहतर रहती है। असल में हेल्थ का जो कनेक्शन है वो सारी ब्लड सर्कुलेशन से है। तो मैं समझता हूँ ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखने के लिए वॉक बहुत जरूरी है। अच्छा, इतनी मसरूफ जिंदगी है ना, मसरूफियात बढ़ गए हैं लोगों के, तो ऐसे में दिन में कितना टाइम जो है वो वॉक को या हाइकिंग को या रनिंग को देना चाहिए? आप सब क्या समझते हैं? कम से कम 35 मिनट 30-35 मिनट तो वॉक करनी चाहिए और रेगुलर प्रॉपर ट्रैक पे वॉक करनी चाहिए विद जॉगर्स, ताकि उसका मोमेंटम बन सके। और उसमें कोई दरमियान में एक्टिविटी अगर ना बंदा उस 35-40 मिनट में करे तो मैं समझता हूँ बंदा हेल्दी रह सकता है। 30 से 35 मिनट आप जरूर करें शराजी। एग्जैक्टली करेंगे ताकि सेहतमंद अच्छा, लंच रहे। में क्या पसंद है और अम्मी के हाथ का क्या पसंद है? अच्छा, मुझे रोना आ जाएगा, मुझे रोना आ जाएगा। खानों को मिस कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला जल्द कुछ दिनों में मैं लंच की तरफ डिनर जो पहले वाला हुआ करता था, तो मुझे राइस बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं राइस को खाना और ख़ास तौर पे देसी चिकन जिसे कहते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, राइस में क्या, पुलाव, बिरयानी या दाल चावल क्या? अच्छा, राइस में कोई भी उसका आइटम मिल जाए तो मैं बड़े शौक से खाता था। और मेरी आप जो खाने की कह लें कि चाहे 2-3 टाइम खाते होंगे तो मैं 4 टाइम खाता हूँ। मैं इतना ज़बरदस्त उस पर हेल्दी जो है ना खुराक मेरी थी, तो अब मैं उसको सीरियसली बहुत मिस कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जल्द। अम्मी के हाथ के या भाभी के हाथ के? दोनों के पसंद। हमारी तो अम्मी भी घर में है, भाभी तो है नहीं। आपकी भाभी तो है नहीं ना, और अम्मी भी घर में है तो रोना आता है जब कोई कहे। आपकी भाभी तो है जब कोई खाने की बात करता है। लेकिन मजालो किसने बुलाया हो? मजालो किसने बुलाया हो? मजाल है भाई कि जो बुलाया, मजाल है जो आज ब्रेकफास्ट ही करवा दिया हो। वो एक सागत सदी का शेर मैं जरा बोल पड़ता हूँ ना, मेरे बस में कि वो बुलाए तो क्या तमाशा हो, हम न जाए तो क्या तमाशा हो, ये किनारों से खेलने वाले डूब जाए तो क्या तमाशा हो। तो आप बुलाए हम न जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं ना। क्या था शुरू में, क्या था, ये आखिर में क्या कर दिया? शेर था, आखिर में सर से बात की मैंने, कहा सर आप बुलाए हम न जाए। शेर को आखिर में इनका मतलब ये है कि नाश्ता न मिले तो डूब जाए। सही बात है। अच्छा, आपसे पूछूंगी कि ये जो मौजूदा हुकूमत है कितने सेटिस्फाई है इससे, पीटीआई की गवर्नमेंट? तहरीक इंसाफ के बंदे से आप पूछेंगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत कैसी है, जाहिर बात है वो मैं बताऊं मैं हमेशा हर प्रोग्राम में मेरा और आकाशा का झगड़ा होता है। पता है क्यों? इस बात पे कि ये भी आपकी ही पार्टी को डिफेंड कर रही होती है और मैं खामियां बता रहा होता हूँ कि ये खामियां है। शायद मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाला वाहिद वर्कर हूँगा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद भी करता हूँ, तनकीद भी करता हूँ कि इमरान खान साहब ने हमें ये सिखाया था एग्जैक्टली कि अगर कोई बात गलत हो तो उस पर आपने बोलना है, किसी से नहीं डरना अल्लाह के सिवाय। मैंने कल एक निजी चैनल के मॉर्निंग प्रोग्राम में बैठ के मैंने बात भी की है और मैंने मासवाए खाजा पॉलिसी के उसके अलावा जितनी भी इंटरनल मामला चल रहे हैं उस पर मैंने तनकीद की और मैंने बताया कि अवाम इस वक्त मुश्किलात में है और खासतौर पे आप देखें तो गरीब अवाम के लिए मसाइल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ना आप देखें महंगाई किस तरफ जा रही है, खाने के लिए इशूज़ हैं लोगों के पास घर नहीं है, लोगों के पास और बहुत सारे मसाइल हैं। तो मैंने ये कल भी रिक्वेस्ट की थी मॉर्निंग प्रोग्राम में एक चैनल पे कि काइंडली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस और मिनिस्टर्स खासतौर पर इस बात पर तवज्जो दें कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए और रिलीफ
नहीं मिल रहा, उसकी एक वजह है। वजह ये है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर 2023 में फ्लॉप होती है तो उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनइलेक्टेड फेडरल मिनिस्टर्स इमरान खान साहब ने अपने साथ लगा रखे हैं, जो जनरल कौंसलर और चेयरमैन यूनियन काउंसिल बनने के भी अहल नहीं हैं, और कुछ अभी वजीर खान साहब ने नए लगाए जो ना तो पार्लियामेंटेरियंस हैं और कानून के मुताबिक विद इन 6 मंथ्स उन्हें सेनेट का और कौमी असम्बली का मेंबर बनना लाजिम होगा, अदरवाइज उन्हें कानूनी तौर पर वो सीट छोड़नी पड़ेगी। तो जितनी बार वजारतें बदली जा रही हैं, मसाइल ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात भी है ना कि खान साहब ने वादे किए थे, दावे किए थे, नौजवानों के साथ वादे किए थे, गरीब आवाम के साथ वादे किए थे। कंटेनर पर चढ़कर एक जुमला मुझे याद है कि खान साहब ने क्या क्या कहा था, उसके बरस खान साहब जा रहे हैं। 90 दिन का कहा था कि तब्दीली लाऊंगा। होगी, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। शुक्र है किसी बात पे तारीफ भी किया कशन है। क्या कहेंगे इस हवाले से? एक जुमला याद है भाई इमरान साहब का, जाहिर बात है उनके जज्बे में कंपेयरिंग की है, उनके लिए कैंपेन चलाया है। मैं भी किसी दौर में, मुझसे भी किसी दौर में गलती हुई है। पूछेंगे कौन कौन सा ऐसा हमारा जैसे बिलावल हो गए, इमरान खान साहब हो गए, और भी जो गुजरा है उनके मशहूर जो जुमले हैं उनके बारे में भी आपसे पूछेंगे। लेकिन पहले मैं सवाल की तरफ आया कि क्या हो गया। जहाँ तक बात करें तो खान साहब जिस वक्त अपोजिशन लीडर थे तो मुझे कल की तरह याद है कि खान साहब बनी गाला में टेंट बिल निकाल रहे होते थे जब 2016 में लॉकडाउन का धरना आने वाला था, और एट दैट टाइम मैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉलेज इस्लामाबाद भी था, और टेम्परेरी जहांगीर खान करीम साहब ने पाकिस्तान की कमेटी बनाई थी CLC के नाम से, उसमें मैं मेंबर भी था पाकिस्तान का। तो उस वक्त मुझे याद है कि खान साहब बात ये करते थे, असल में अपोजिशन लीडर की मजबूरी होती है कि दबंग स्टाइल रखना और बयानात पे बयानात देना कि फ्रेम में इन रहना। बेसिकली अपोजिशन लीडर जब तक फ्रेम में इन रहता है, हुकूमत में आने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं। तो खान साहब ने जो भी बातें की वो बतौर अपोजिशन लीडर की, बिजली के बिल जलाना, PTV पर हमला करना, ये क्या था सर? देखें, PTV हमला केस की आप बात करें तो वो मैंने हियरिंग खान साहब के साथ जाके अटेंड की हुई है। उसमें बाबर रवान साहब उनके लॉयर हुआ करते थे, तो उनके साथ जाना और कोर्ट में खड़े होना, तो मुझे याद है कि वो उसमें बरियत हो गई है। उसमें खान साहब PTV हमला केस में खान साहब की बरियत होने का मतलब ये है कि खान साहब और खान साहब की पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। देखें, इल्ज़ाम लगा देना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको साबित करना बहुत बिल्कुल मुलजम बनाना, तो किसी पे भी आप थाने में दरख्वास्त दें तो FIR कट सकती है, लेकिन मुलजम से मुजरिम बनना तब वो उस पर इल्ज़ाम जो है साबित होता है। तो मैं समझता हूँ खान साहब पे ये इल्ज़ाम अब नहीं बनता PTV हमला के बाद। जाहिर बात उनकी हुकूमत इस तरह होगा, लेकिन वो तो पाकिस्तान थे साहब के वर्कर ही थे। जब बरियत हुई थी तो 2017 की बात है, उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी और एंटी टेररिज्म कोर्ट इस्लामाबाद से वहाँ पे ये केस चल रहा था, और जमानत जब इनकी मंजूर हुई थी तो वो मुझे कल की तरह वो बात याद है। तो कहने का ये मकसद है कि वो उनकी हुकूमत से पहले ही सिलसिला है। लेकिन वर्कर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही थे ना जो ने हमला किया था पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पर। सर अगर हमला किया होता तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि फिर वो मुजरिम करार पाते कोर्ट से। तो फुटेज है, बिल्कुल फुटेज मिल रहे हैं। मुझे कल की तरह याद है कि हामिद मीर साहब प्रोग्राम कर रहे थे, पीछे से पत्थर मारा किसी ने, मुझे कल की तरह याद है वो। और उस वक्त इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही अदना सा वर्कर हुआ करता था किसी दौर में। अच्छा शिराज साहब, अगर देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि अगर तो उसमें वो मुजरिम हो जाते हैं तो फिर तो वो साबित हो जाएगा ना। आप किसी पे FIR कटवा देते हैं और फिर इल्ज़ामात मीडिया के थ्रू चलना शुरू हो जाते हैं कि जी ये, जैसे कि पिछले दिनों में एक टिकटॉकर पर इल्ज़ाम चल रहा था कि टिकटॉकर ने टर्किश के साथ ऐसे मामला कर दिए। तो कहने का ये मकसद है कि अगर आप, अच्छा वो भी क्या इल्जामात ही थे बस, अगर आपने उसे प्रॉपर ब्लेम को साबित करना है तो आप उसे कन्विक्ट करवाएं, सजा याफ्ता करवाएं कोर्ट से, और फिर उसके बाद उसकी जितनी मशहूरी करनी है करते रहें। पहले मत करें। दरमियान में एक ट्रायल चलता है, ट्रायल को चलाए बगैर ही रिपोर्ट करने के जी उसने फ्रॉड कर दिया। फ्रॉड FIR की हद तक किया है, ये कंप्लेंट की हद तक किया है। कंप्लेंट को साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम है और कंप्लेनेंट का काम है। अब जैसे उस केस में आप देखें तो कंप्लेनेंट है वो टर्किश जो एक्टर है, वो आएगा यहाँ पे साबित करेगा कोर्ट्स में, उसको सजा करवाएगा। ट्रायल के बाद शहादत होनी है, शहादत के बाद आर्गूमेंट्स होने हैं, तो उसके बाद जाके समझ आएगी कि क्या वो सजा याफ्ता मुजरिम है कि नहीं। इल्ज़ाम लगा देना तो बहुत आसान, और पोलिटिकल लोगों पे तो आपको पता है हर सेकंड बाद इल्ज़ाम लग देते हैं।
एग्जैक्टली। और अदा जाफरी ने कहा था कि होंठों पे कभी उनका मेरा नाम ही आए तो सही बरसरे इल्ज़ाम ही आए। और किसी और शायर ने भी कहा था कि हम तालिब शोहरत है, हमें नंग से क्या काम, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम न होगा। पगले रुलाएगा क्या आपकी जानिब बढ़ेंगे और आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे, कोई एक ऐसी बात कि कभी किसी को कहना चाहिए और नहीं कह पाए, आज हमारे प्रोग्राम के थ्रू कहते हैं। एक प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है जेएलएन का, जो कहना है कह दें। नहीं, कोई ऐसी बात तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी अब वो दिल में नहीं है कि जिसको कहनी नहीं, जिसको कहनी थी कह दिया भाई। जिसको कहनी थी वो तो कह दी, गुजर गई। अब सर भी बहुत चालाक है ना, घर भी जाना है, भाभी भी जो है ना वो घर में होगी, प्रोग्राम देख रही होगी, तो सर ने घर भी जाना है, तो ऐसे सवालात जो है ना पूछा करे आकाशिया के बाद में जो है खमियाजा भुगतना पड़े। मैं एक टॉपिक पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि मेरी तमाम खास तौर पे पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में देखना चाहते हैं तो आप काइंडली एक लफ्ज़ है हसद, आप हसद को छोड़ दें। हसद को छोड़ दें। जेलस अंग्रेजी का इसका मतलब होता है जलस। देखें, आप जितना वक्त दूसरों पे ज़ाया करते हैं, अगर आप उतना ही वक्त अपनी ज़ात पे और अपने इर्द गिर्द के लोगों पे लगाएं तो मैं समझता हूँ कि आप अपने लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, बजाय आप दूसरों पे टाइम ज़ाया करके और दूसरों के पीछे लग के अपना टाइम ज़ाया करते हैं। ना आपका कुछ बनता है और ना दूसरे का कुछ आप बिगाड़ सकते हैं सोच के। तो मैं समझता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से अगर ये मैं मैसेज दूँ और रिक्वेस्ट करूँ तमाम लोगों से जितने मुझे जानते हैं और जो देख रहे हैं कि काइंडली हसद को छोड़ दें, तो मैं समझता हूँ आप कामयाब शख्स बन सकते हैं और दुनिया में भी सुरखरू हो सकते हैं और आखिरत में। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत मैसेज दिया आपने भाई, थैंक यू सो मच। नासिर अजीम साहब, आप यहाँ पर आए हमारी रिक्वेस्ट पर, थैंक यू सो मच। आपको फिर भी हम तकलीफ देते रहेंगे वक्तन फवक्तन। और आज का ये जो मॉर्निंग शो, यकीन मानिए, वो शराज हमेशा मैं कहती होती हूँ कि 2 घंटे गुजर गए, लेकिन आज हकीकी मानों में 2 घंटे गुजर गए, पता भी नहीं चला। और हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इसी के साथ आकाश यासीन को और शराज अहमद शराजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।